हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पास कुल 7 चैप्टर हैं और हालांकि 2 चैप्टर और जो आपको क्लास 12th में बताए जाएंगे वो भी फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। अब चूँकि आपके टेक्स्ट बुक में फिजियोलॉजी के हिस्से में नहीं दिया गया है, इसलिए आप कह सकते हो कि फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो फंक्शनल एनाटॉमी है, वही फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी में हम सिर्फ ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं और वो काम कैसे करते हैं आपके बॉडी फंक्शनिंग के साथ रिलेशन में, वही फिजियोलॉजी है। तो इसमें पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, तीसरा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चौथा है एक्सक्रीशन, पांचवा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, छठा है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और सातवां है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 7 चैप्टर हैं और ये हर लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। 7 अगर लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 चैप्टर और जोड़ लें इसमें तो 9 चैप्टर हो जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब आप NCERT 12 पढ़ते हो तो उसमें जो पहली यूनिट है वो रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें 4 चैप्टर में 2 चैप्टर एनिमल से रिलेटेड हैं, एक प्लांट से रिलेटेड है और एक जनरल सा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। खैर, हम 7 की ही बात करेंगे। मैं बात कर रहा था ये चैप्टर्स आपके लिए निहायत इम्पोर्टेंट है। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये भाई कि जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 7 ही चैप्टर, लेकिन वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस फील्ड में आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में चल रहे हैं, मेडिकल फील्ड में, ये 7 चैप्टर उसकी बुनियाद हैं। तो इनफैक्ट अगर इन 7 चैप्टर्स को आप समझ लें तो आप उस फील्ड में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आप वहाँ पर एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन चीज़ों को कम पढ़ के भी आप सेलेक्ट हो जाएं, बट जो मेहनत आप यहाँ कम करेंगे वो आपको मेडिकल कॉलेज में जाके करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, याद करने की कोशिश मत करें। याद हो जाएगा, समझ लिया। यस, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इस यूनिट का, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर 16 है, NCERT 11। सबसे पहली बात आती है, जब हम इस चैप्टर में आते हैं कि खाना पचाओगे, तो सर खाओगे तभी तो पचाओगे। अगर खाओगे ही नहीं तो पचाने की बात ही नहीं है। तो सर हम ये टॉपिक शुरू ही क्यों करें? पहले तो हम आपको बताएं सर फूड की बात करें, भाई खाने की बात कर रहे हैं ना, तो पहले खा के तो देख, खा लेना तो पचा लेना। लेकिन जब खाने की बात आती है तो बात आती है खाना ही क्यों? भाई हम खाएं ही क्यों? भाई फूड तो ठीक है, लेकिन वाई? तो सबसे पहली लाइन जो आपको बताई जाती है, दैट इज फूड जो है, इट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर भी आप पढ़ें कि जीवन है तो वहाँ खाने की ज़रूरत है। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जो बिना खाना खाए ज़िंदा रह ले। हाँ, कुछ समय तक आप ज़िंदा रह लें, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस और अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। वो उपवास तो हम भी रख लेते हैं ना, कई तरह के उपवास रखते हैं, लेकिन ये कहिए पूरे जीवन में हमने खाने को खाया ही नहीं, तो ये तकरीबन असंभव है। तो बात है कि आखिर यार इसमें कौन सी बड़ी बात है खाने में कि आप इसको बेसिक नीड बता रहे हो? सर बेसिक इसलिए क्योंकि सर खाने से हमको जो है ना ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और हम तो जब छोटे थे तो हमारे घर में लोग कहते थे खा लो भैया, खाने से ताकत मिलती है। तो सर वही ताकत जिसको हम बचपन में ताकत कहते थे ना, एक्चुअली वो एनर्जी की बात करते थे, क्योंकि उसी ताकत का इस्तेमाल करके हम खेलते थे, दौड़ते थे या चलते थे। तो जाहिर है वो एनर्जी ही तो थी। यानी बात समझ में ये आती है कि सर खाना
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? क्योंकि खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। अब इसमें बात आती है कि क्या हम जो कुछ थाली में खाते हैं, भाई थाली में तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, कोई एक चीज़ तो आप खाते नहीं हो, तो क्या हम जितनी चीज़ें खाते हैं सभी चीज़ों से आपको ऊर्जा ही मिलती है? ऐसा नहीं है। खाने में तो बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करके आपको बताएं तो खाने में हमारे पास 2 पार्ट हैं। ये टर्म जो मैं बोल रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं तो अभी पहली लाइन पर हूँ। मैंने इसलिए कहा था ना, चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ी गहराई में जाना होगा, और हमारा मोटिव यही है कि जो टॉपिक आप पढ़ें वो समझ के पढ़ें। तो जो बात आई ना कि क्योंकि किताब में लिख दिया जाता है कि खाने से एनर्जी मिलती, लेकिन हम तो कहते हैं बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनसे ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सर ज़रूरी है वो। तो कैसे बांटते हैं हम? इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक कहलाता है प्रॉक्सिमेट फूड, यानी कुछ फूड ऐसा है जिसे हम प्रॉक्सिमेट कहेंगे, और कुछ फूड ऐसा है जिसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। तो आप भी सोचोगे क्या नाम दे दिया, प्रोटेक्टिव फूड। खाना हमारी रक्षा करता है। अब वो ऐसे लड़ता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन लड़ता है, अंदर लड़ता है। अभी आते हैं। तो पहली बात ज़रा प्रॉक्सिमेट और प्रोटेक्टिव को समझें। प्रॉक्सिमेट फूड होते हैं, उन्हें कहते हैं जहाँ जो फूड है उसे अगर आपने खाया तो वो कैटाबोलाइज होगा, और कैटाबोलाइज होके आपके शरीर के किसी पार्ट में सर वो आपको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। तो आप कहोगे यार वही बात तो है, अभी आपने कहा ना खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। सर यस, यही तो समझा रहे हैं कि सभी खाने से ऊर्जा नहीं मिलती। जिस खाने से आपको एनर्जी मिलती है सिर्फ वो प्रॉक्सिमेट फूड है। कुछ ऐसा भी खाना हम अभी आपको बताते हैं जिनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो पहले इन्हीं को पूरा कर लेते हैं भाई, शुरू किया है तो। खाने से ऊर्जा मिलने वाली आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक सर कार्बोहाइड्रेट, इनसे आपको ऊर्जा मिलती है। दूसरा है फैट, और तीसरा है प्रोटीन। जी, यही 3 चीज़ें हैं जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है। इसीलिए ये तीनों जो है प्रॉक्सिमेट फूड हैं, और तीनों आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी खाते हैं। इन तीनों की आवश्यकता जो है वो क्वांटिटी वाइज अच्छी खासी होती है। हम बताते हैं कि भाई हमें 300-400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज़ चाहिए, 70-80 ग्राम फैट चाहिए, लगभग 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन की तो कहानी ये है कि जितना आपका वज़न है उतना आपको प्रोटीन रोज़ चाहिए। अगर भाई औसत आदमी 70 किलो का होता है, इसलिए हमने 70 किलो का डेटा लिया। मीन्स ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक रिमार्केबल अमाउंट में चाहिए। अब इसमें ज़रा इसको और जोड़ के देखिए। जो ये कार्बोहाइड्रेट है इससे ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की ज़्यादातर ऊर्जा जो है इसी से मिलती है। सर फैट से भी एनर्जी मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऊर्जा नहीं मिलती है। हम अपने शरीर में सामान्यतः जो ऊर्जा खर्च करते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट से करते हैं या फैट से करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में ऊर्जा तो खर्च हो रही ना, मतलब ताकत तो लगा ही रहा हूँ ना, तो वो ऊर्जा हम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट को ब्रेक करके ही प्राप्त कर रहे हैं। जो हमने खाना खाया है दोपहर में, शाम को, रात में, कल जो भी खाया है वो खाया है तो भी हम चल रहे हैं, तभी हमारे हाथ पांव चल रहे हैं और तभी मैं बोल पा रहा हूँ। तो हमारे शरीर की ज़्यादातर ऊर्जा या तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या फैट से मिलती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपके पास 3 है, लेकिन अगर सवाल है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ यही 2 हैं। और इन्हीं दोनों में भी अगर आपकी बात बन गई कि भैया एक बताओ, तो कार्बोहाइड्रेट बताइए, क्योंकि आपके शरीर की ज़्यादातर जो एनर्जी है तकरीबन 75%, 3/4 इतनी एनर्जी इसी से मिलती है। जैसे मैं आपसे कह रहा था पढ़ाते वक्त मैं ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ, और मैं आपसे कहूँ सर 100 कैलोरी ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, तो उसमें यूँ मान लीजिए 70-75 कैलोरी जो है हम अपने शरीर की कार्बोहाइड्रेट को जला रहे हैं,
और 25-30 कैलोरी जो है वो अपने फैट को हम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर बात है कि भैया प्रोटीन देखने के लिए खाते हो आप, इसकी ऊर्जा की बात तो नहीं कर रहे हैं, सारी ऊर्जा तो आप ले आए वहीं पर भाई, लगभग 25% यहाँ से प्राप्त कर लिया आपने। तो यस, सामान्य कंडीशन में हम प्रोटीन से एनर्जी प्राप्त नहीं करते हैं। सर इस प्रोटीन के लिए आपकी एनसीईआरटी की 3rd लाइन में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। मैं नहीं समझ पाया इतने साल में कि प्रोटीन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहा गया, लेकिन अब किताब में लिखा है तो फिर हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है या फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? भाई हमने तो यही पढ़ा है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन यस किताब में लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं यूजुअली नॉट यूज फॉर एनर्जी एंड दैट यूज फॉर वॉट। तो बात आती भैया खाते काय हो, जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो मत खाओ। तुम कहते नहीं हम तो खाएंगे, किस लिए? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो कहते हैं दूध खिलाओ उसे, दाल पिलाओ, या और जो आप प्रोटीन के सोर्सेज हैं आपके पास, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, सोयाबीन, चना, राजमा, छोला, ऐसी चीज़ें खिलाइए इसमें प्रोटीन कंटेंट हो। हाँ, वही बच्चा जब 18, 20, 25 साल का हो जाता है तो उसमें सिर्फ रिपेयर रह जाती, तो जाहिर है हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली उतनी नहीं रहती। तो बात पूरी हुई कि प्रॉक्सिमेट फूड से ही ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन 3 प्रॉक्सिमेट फूड हैं, तीनों हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। सामान्यतः ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट या फैट से प्राप्त करते हैं, प्रोटीन से एनर्जी प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में हम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तुलना करें अगर फैट से। तो सामान्य कंडीशन में हम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में कहीं स्टोर नहीं होती। प्रोटीन हमारे शरीर में कहीं स्टोर नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट स्टोर। सर होता क्या है, हर टीचर तो पढ़ाता अपनी एक ही भाषा में है, और क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, हर बच्चा उसको ग्रैस्प अपने दिमाग के हिसाब से करता है। सिर्फ ग्रैस्प भी अपने दिमाग से नहीं करता, समझता भी वो अपने दिमाग से है। तो जब मैं ये कहता हूँ, मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं हम लोग के, वो हम ज़रूर आपको बताते हैं ताकि वो गलतियाँ आप ना करें। तो हम लिखते हैं प्रोटीन स्टोर नहीं होती हमारे शरीर में, तो लड़के को लगता है सर ने कहा है शरीर में प्रोटीन ही नहीं होती। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये कहा स्टोर नहीं है, क्योंकि स्टोर का मतलब होता है, स्टोर वर्ड जीवन में कभी आए उसका एक ही मतलब निकलता है कि इसकी आवश्यकता आज नहीं है। आवश्यकता कल पड़ सकती है, 3 महीने बाद पड़ सकती है, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे स्टोर कहते हैं। जैसे हम पर्स में 3000 रुपये लेकर घूम रहे हैं तो ये स्टोर्ड मनी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्स में 3000 होने चाहिए, मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ। लेकिन जो पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वो स्टोर्ड है, या जो बैंक पैसा हमने अपने घर में लॉकर में बंद कर रखा है वो स्टोर्ड है। लेके गटरी बना के थोड़ी ना घूम रहा हूँ मैं। क्या, तो बात हमारी प्रॉक्सिमेट फूड की पूरी हो गई। अब बात आती है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं वो एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस करते, ये तो सच है, नॉट प्रोड्यूसेस एनर्जी, नॉट प्रोड्यूसेस एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अगर ये फूड सब्सटेंसेस ना हो, प्रोटेक्टिव फूड ना हो, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं इस जगह पे, तो ये इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए इन्हें हम मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहते हैं। ये खुद तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बिना जो प्रॉक्सिमेट फूड था उनसे ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। सर इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो दिस प्रोटेक्टिव फूड में जैसे पहला नाम आता है विटामिन्स का, मिनरल्स का। कभी नहीं पढ़ते होंगे कि सर इस मिनरल से हमको ऊर्जा मिलती है।
दिस मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर एंजाइम, दिस मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर फॉर्म, के जो आपके दूसरे बायोमॉलिक्यूल हैं उसमें, जिनकी आवश्यकता आपके अपने शरीर की किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में है। हाँ, रही बात पानी, भैया पानी भी पीते हैं हम लोग, तो सच है पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है। मुंह सूखता है तो पानी पीते हैं, अगर पानी से ही ऊर्जा मिल जाती है आपको तो ग्लूकोज डालने की ज़रूरत क्या थी? लोग कहते 3 बोतल पानी पी लो ताकत आ जाएगी। लोग कहते हैं ना ग्लूकॉन डी पानी में डाल के पी लीजिए तो आपको ताकत आ जाएगी। तो जो वाटर है ये है तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर, ये रखा जाए इन दोनों फूड में, क्योंकि फूड का तो पार्ट है, क्योंकि ऊर्जा तो देता नहीं, इसलिए ये कहलाएगा प्रोटेक्टिव फूड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन। हमारी सेल को प्रॉपर काम करने के लिए सर पानी चाहिए, पानी कम पड़ेगा तो उसका पानी निकलने लगेगा, सेल डिहाइड्रेट होने लगेगी। तो सर ये कोशिश करते हैं वाटर ये आपके शरीर में कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी शरीर से बाहर ना निकले। तो ये तो भैया एक लाइन की बात हुई कि भैया फूड इज़ ए बेसिक नीड ऑफ आवर बॉडी या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। फिर उसमें बात हो गई कि प्रॉक्सिमेट है, प्रोटेक्टिव है। प्रॉक्सिमेट की बात कर ली भी क्या है और क्या काम करते हैं, प्रोटेक्टिव की बात कर ली क्या और क्या काम करते हैं। सर इसी जगह पर हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दैट इज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये इसलिए समझना है क्योंकि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, इसी को अगर हम ब्रेक करते हैं, चाहे जिस प्रोसेस से हम मैकेनिकल प्रोसेस से करें या केमिकल प्रोसेस से करें, और यस मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री कैनाल अब कहीं कहीं नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को मैकेनिकली या केमिकली ब्रेक करते हैं, और इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं कि वो इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू एब्जॉर्ब हो जाए। इजी टू एब्जॉर्ब, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो इस डाइजेशन का मतलब क्या निकला। तो जब से ही मैं डेफिनेशन बोलूँगा तो कहोगे भैया ये क्या बोल दिया आपने, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। आप बायो मॉलिक्यूल भी कह देते, चूंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए हमने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कह दिया। अब मटन खाते हो तो उसमें कोई तो बायो मॉलिक्यूल होता होगा, तो आप कहते हो भाई सब मटन खाया हमने तो प्रोटीन मिली। दूध पीते हो तो आप कहते हो सब प्रोटीन मिली। रोटी खाते हो तो कहते हो सब प्रोटीन मिली, कार्बोहाइड्रेट मिला, चावल खाया, मक्का खाया, जो भी खाया आपने, तो आप उसे बताते हो सर ये चीज़ इसमें पाई जाती है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वही कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल। चूँकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं इसलिए उन्हें हम लोग कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अब ज़रूरत समझ में आई इस चैप्टर की, भैया खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाना खाने के लिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, वेदर फ्रॉम प्लांट या एनिमल, वही तो खाओगे आप। तो सर उसे ब्रेक करना ज़रूरी है, चाहे जिस तरीके से, और एटलीस्ट इस फॉर्म में हम ब्रेक कर दें जो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारी डाइजेशन की बात पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। अब हमारे यहाँ जो डाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है ह्यूमन में अगर देखें तो जो डाइजेशन है एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर है। थोड़ा टेढ़ा बोल रहा हूँ मैं इस जगह पे, लेकिन अगर आपको एक ही चूज़ करना हो तो प्लीज़ आप एक्स्ट्रा ही चूज़ करिए। इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या मल्टीसेलुलरिटी में स्पॉन्जेस तक थे, पोरीफेरा, तो उस जगह तक आपके पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन था।
जैसे ही क्लास हमारी फाइलम हमारा सिलेंट्रेटा आया, वहाँ से पहली बार एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शुरू हुआ और कॉम्प्लेक्स होते होते यहाँ तक आ गया। हमने दोनों इससे लिखा क्योंकि जब कभी आप थोड़ा डिटेल में हमारा साथ देंगे तो सर फैट का जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा भी होता है, फैट का थोड़ा एक्स्ट्रा होता है और थोड़ा इंट्रा होता है। अदरवाइज अगर जनरल सवाल हो तो आप आंसर बिल्कुल करिए। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शुरुआत हुई थी हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की फ्रॉम सिलेंट्रेटा। अब एक सवाल आया है कि सर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा में बेटर कौन, सुपीरियर कौन? तो जाहिर है जो एक्स्ट्रा है वो सुपीरियर है, क्योंकि जब आप इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हो तो एक सेल के अंदर का ही तो माध्यम मिल पाता है और एक सेल के अंदर का जो मीडिया होगा वो मोर और लेस एक ही तरह का तो होगा, उसमें वेरिएबिलिटी नहीं हो सकती है सेल के अंदर। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करते हो तो सर आपके पास पूरी एलिमेंट्री कैनाल में या पूरे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ज़रूरी नहीं है कि प्रकार का इन्वायरमेंट हो। यहाँ का इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, यहाँ का अलग हो सकता है और यहाँ का अलग हो सकता है। तो जिस जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा सर उसी प्रकार का आपके पास डाइजेशन हो पाएगा। तो यही इसका एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है सुपीरियर होता है इंट्रा से, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हैज़ एडवांटेज ऑफ द डिफरेंट मीडिया। भाई कुछ एसिडिक मीडिया में डाइजेस्ट हो सकता है, कुछ अल्कलाइन और कुछ बेसिक मीडिया में। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हम समझ पाए कि डाइजेशन की आवश्यकता है ही क्यों। इसीलिए मैंने आपको पहले फूड की बात बताई, फिर डाइजेशन की डेफिनेशन बताई और बताया कि सर हमारे यहाँ डाइजेशन होता कैसे है। अब हमारे फिजियोलॉजी के हर चैप्टर की स्टोरी ये है कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, उसके बाद उस फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो एनाटॉमी है उसे आपको पहले पढ़ाई जाती है। इससे एनाटॉमी जब समझ में आएगी तभी तो हम उसका फंक्शन पढ़ पाएंगे। तो मैंने बोला ना, फंक्शनल एनाटॉमी इज़ द फिजियोलॉजी। तो इसलिए इस डाइजेशन की प्रक्रिया में आपके शरीर में एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल कहते हैं। तो हमें पहले आहार नाल का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, उससे जुड़ी हुई ग्रंथियाँ दैट इज़ अ डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़नी होंगी, तब जाकर के हम फिजियोलॉजी वाले पार्ट पे इंटर कर पाएंगे। यस, दैट्स ऑल फॉर योर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर।